स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है एंड आप लगातार अपना मोमेंटम बनाए रखे हैं एंड कंसिस्टेंटली अपने एम के ऊपर फोकस करते हुए अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हमने एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का फैसला किया है और उसके लिए आई हैव बीन डिप्लॉयड बाय टीम स्टडी IQ, राइट। सो आई एम गोइंग टू यूज एवरीथिंग एट माय डिस्पोजल। जो भी मेरा आर्सेनल है उसको मैं यूज करूंगा जिसमें कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एनवायरनमेंट के हैं वो आपके साथ रिवाइज कर पाएं। ठीक है, देखो अब मैं अगर ये कहूँ, मैंने पहले भी लेक्चर 1 में भी ये बात कही थी कि अगर हम पूरे साल का खाना एक हफ्ते में खाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज गोइंग टू कॉज ट्रबल टू योर स्टमक। ठीक है, और वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं होता। बट हाँ, ये जरूर है कि पूरे साल में हमने जो सबसे स्वादिष्ट भोजन किया था उसको हम एक हफ्ते में या 5-6 दिनों में एक एक करके उन सारी डिशेस का स्वाद चख सकते हैं। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं कि जो पूरे साल भर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट के हुए हैं उनको हम आपके साथ यहां पे कवर करेंगे कि एटलीस्ट इनको तो मिस कर के बिल्कुल मत जाना। ठीक है, ये तो आपको कम से कम पता हो, राइट। सो एनवायरनमेंट से आपका डर हटाने के लिए हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुगेदर इज दैट वी आर गोइंग टू कॉन्कर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, राइट। तो एनवायरनमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो मैंने आपको बताया था कि ये कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम बिल्कुल पीस बाय पीस इसको कट कर सकते हैं। एग्जाम में पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आप कह सकते हैं, उसके बारे में बात की जाएगी कि पहले देखो जो हम गंद फैला रहे हैं उसकी बात और फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो हम कर रहे हैं उसकी बात। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर डायमेंशंस एनवायरनमेंट की आपके लिए जरूरी बन जाती हैं। नाउ विद इन पोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया था और हमारा बेसिकली जो पहले 2 लेक्चर्स हैं वो पोल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं, पोल्यूशन के कंपोनेंट के साथ। एंड व्हाट वी डिड इन लास्ट लेक्चर वाज कि हमने इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज जो इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रही थी उनके बारे में थोड़ी सी रेफरेंस ली थी। अलॉन्ग विद दैट लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड चीजें यानी डिजर्टिफिकेशन एंड अदर थिंग्स, इनको हमने समझा था। और वेस्ट मैनेजमेंट में 2 पर्टिकुलर चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, एक है प्लास्टिक वेस्ट एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको ई वेस्ट भी कह दिया जाता है, राइट। सो आज हम ई वेस्ट से रिलेटेड चीजों को समझेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हम एयर एंड वाटर पोल्यूशन की कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे या कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो करंट अफेयर्स में रहे थे और एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसकी डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये साथ में मैं ये भी आप सबको बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। ये 2024 के बच्चे भी इस एग्जाम को देख सकते हैं। ठीक है, 2024 के बच्चे भी अगर इस एग्जाम को नहीं, इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि इससे बेसिकली उनको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पास पूरा 1 साल पड़ा है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने बहुत से एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को पढ़ना है। बट अक्सर दिक्कत ये रहती है कि जब भी हम चीजें पढ़ते हैं तो वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि एक मुद्दे से निकाल लें क्या, एक इशू हमने पढ़ लिया, न्यूज़पेपर को पढ़ लिया, बस उसके आर्टिकल को पढ़ना, इज दैट सफिशिएंट? नॉट एट ऑल। उसमें से चीजें निकालनी पड़ती हैं, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। बहुत छोटा सा मटेरियल वो बन जाएगा हमारा, कंसाइज्ड। फिर उसके आगे पीछे की लिंकेजेस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। मान लीजिए आपने कोई न्यूज पढ़ी, उसमें एक टर्म आई, वो टर्म का मतलब नहीं पता, वो टर्म के बारे में ढूंढो, उसको ऐड करो, राइट। या फिर क्या कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस की हमारी सीरीज देख सकते हो, है वहां पे भी मैं ही पढ़ाता हूं और वहां पे मैं ये लिंकेजेस बना के देता हूं। ठीक है, तो यहां पे भी आप देखोगे कि लिंकेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं। बेसिकली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा दैट हाउ एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स आर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज दिखा देता हूं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर आप इस तरीके के एमसीक्यूज को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज विद कॉन्फिडेंस। सो यू कैन सी कि ये क्वेश्चन किस चीज पे आया है, राइट। सो ये है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के ऊपर और बेसिकली पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर आइटम्स हैं दैट आर नॉट कवर्ड इन दीज रूल्स, राइट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर टुडे यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे 3 स्टेटमेंट्स आपको ई वेस्ट जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में दे रखी हैं एंड दिस इज नॉट जस्ट इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन द वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आप चाहें तो पॉज करके एक बार देख सकते हैं वीडियो को और सेशन के एंड में, ठीक है, या फिर चलो बताओ आंसर क्या है इसका, कमेंट्स में बताओ और बिना गूगल किए बताना यार, ऑनेस्टली। और अगर नहीं याद आ रहा या नहीं पता, डो नॉट वरी, आफ्टर द सेशन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फिर एक WHO का एयर क्वालिटी डेटाबेस है, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये न्यूज में चल रहा था, इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन WHO के एयर क्वालिटी डेटाबेस के ऊपर एक और सवाल है,
राइट। तो ऐसा सवाल भी आपसे अगेन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या चीज़, किस चीज़ के लिए ये न्यूज़ में था, क्या कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो पहली बार इस डेटाबेस में की जा रही है, राइट। इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थी और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करेंगे, जब हम देखेंगे अलग अलग इन मुद्दों को, तो विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दिस, राइट। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी न्यूज़ में था, किस तरह की बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, राइट। और फर्दर इसकी सुपरविजन या इसके खिलाफ अगर अपील कहीं पे करनी हो तो कौन कर सकता है, ये डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दिस। फिर एक यूएन समिट हुआ था ग्राउंड वाटर के ऊपर साल 2022 में, तो ये कहां पर हुआ था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और ये किस चीज को आधार बनाकर अपने एक्शंस को प्लान करता है, या किस चीज को, कौन सी रिपोर्ट इसके एक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट से। एज प्रॉमिस्ड कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 ये न्यूज़ में थे, क्यों, क्योंकि 2022 में ही इनको नोटिफाई किया गया है। बट इनके बारे में पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर ई वेस्ट का सिनारियो क्या है, राइट। तो अगर सिनारियो की बात करें तो इंडिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर है। ये जो मोबाइल फोन्स की स्क्रीन्स, इसके इंटीग्रेटेड सर्किट के पैनल्स, ठीक है, वायर्स, राइट, ऑल दोस थिंग्स दे आर पार्ट ऑफ ई वेस्ट। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो पूरी दुनिया में ई वेस्ट को जनरेट करता है। टॉप 2 कंट्रीज कौन से हैं? नंबर 1 है ऑब्वियसली हमारा प्यारा चाइना, बहुत ही प्यारा हमारा दुलारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है। गंद फैलाने में नंबर 1 हर चीज में, ठीक है, सिर्फ बॉर्डर पे नहीं बल्कि ई वेस्ट में भी ये काफी गंद फैलाता है। नंबर 2 है चाइना का बहुत प्यारा साथी यूएस, ठीक है। आपस में इनका इतना प्यार है कि पूरी जियोपॉलिटिक्स दुनिया की, ये दोनों के बीच की दोस्ती डिसाइड करती है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट्स है। इंडिया लगभग 4 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट का जनरेट करता है हर साल। दिस इज अ वेरी 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 बिग क्वांटिटी। इतना अगर अनाज, इतना चावल अगर कहीं पे हम स्टोर कर पाए ना, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फीड किया जा सकता है। सो 4 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट इज अ बिग क्वांटिटी, और माना जा रहा है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी और भी ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकती है, यानी कि 40 गुना ज्यादा हो सकती है बाय द टाइम वी रीच 2050। 2047 में आजादी को 100 साल होने जा रहे हैं, हम अपने अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हैं। बट इवन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आवर ई वेस्ट प्रॉब्लम इज राइजिंग मल्टीपल टाइम्स, बहुत बुरी तरह ये फैल रही है, ठीक है। अब यहां पे इसी के साथ साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स हैं जो ये ई वेस्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट को रेफर करते हुए मैंने ये पाई चार्ट आपके सामने रखा है। तो इस पाई चार्ट को देखकर आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि टॉप स्टेट्स दैट प्रोड्यूस ई वेस्ट इन इंडिया वो कौन सी हैं। टॉप पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द टॉप मोस्ट स्टेट जो ई वेस्ट में भी नंबर 1 पे है। प्लास्टिक वेस्ट में भी इसका नंबर 1 था, ठीक है, यहां पर भी नंबर 1 है, राइट। अब बात यह है कि महाराष्ट्र में आप जानते हैं मुंबई है, एंड मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्योंकि वो इकोनॉमिक कैपिटल है तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग मुंबई और उसके आसपास के एरियाज में होती है। इवन पुणे हैज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल एरिया, राइट। एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इस मैन्युफैक्चरिंग से, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग से ऐसा वेस्ट जनरेट होता है दैट पुट्स महाराष्ट्र एट द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ जनरेटिंग ई वेस्ट। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु आता है। अगेन तमिलनाडु में भी चेन्नई का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इवन आई थिंक सैमसंग का भी एक यूनिट वहां पर मौजूद है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट कम्स ऑन द सेकेंड नंबर। और आप इस तरीके से क्लॉकवाइज जाएंगे, दिस इज क्लॉकवाइज और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, आई थिंक दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो आपको टॉप 9 स्टेट्स पता लग जाएंगी। तमिलनाडु के बाद आंध्र, आंध्र के बाद उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, देन दिल्ली विच इज अ यूनियन टेरिटरी, फिर कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी हैं, एंड क्योंकि प्रोड्यूस करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, तो वेस्ट भी यही जनरेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं या काफी लोग बता रहे हैं कि इनके पीडीएफ्स या आप ये जो मटेरियल शेयर करते हो सर, आपके साथ कनेक्ट कैसे किया जाए। तो दोस्तों देखो, इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, यहां पे मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। एंड अलॉन्ग विद दैट आप मुझे इंस्टाग्राम पे
दिस इज माई हैंडल, यहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन आई कीप अपलोडिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल्सो मेरे साथ बने रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए, ठीक है, मैं काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तैयारी को लेके, ज़िंदगी को लेके, ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन्स आती हैं उनको लेके। सो फॉलो मी हेयर एज वेल, ठीक है, इससे हमारा एक कॉन्टैक्ट बना रहता है, तो उसमें फिर हमें भी पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है। चलो कमिंग बैक, ठीक है, तो अभी मैंने आपको स्टेट्स बताई थी जहाँ पे जो बेसिकली टॉप ई वेस्ट जनरेटर्स हैं। नाउ दिस इज अनदर पाई चार्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉप ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग सिटीज कौन से हैं, ठीक है। तो अगर सिटीज की बात करें तो आप देख सकते हो कि मुंबई दिल्ली को अगर कंबाइन करें तो लगभग आधा ई वेस्ट केवल ये 2 सिटीज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें से मुंबई दिल्ली से काफी आगे, काफी नहीं, लगभग थोड़ा सा ही आगे, ठीक है। बैंगलोर इज द 3rd सिटी जो ई वेस्ट को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और इसमें दिल्ली और इसमें काफी बड़ा अंतर एक तरीके से आ जाता है। एंड देन अगेन एंटी क्लॉकवाइज जाते रहोगे तो आपको टॉप सिटीज हमारे मिल जाएंगे इंडिया में दैट प्रोड्यूस ई वेस्ट इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके लिए काफी रेलिवेंट हो सकती है। दूसरी बात आपको मैं यहां पर ये भी बताना चाहूंगा कि जो रूल्स आए हैं, ठीक है, सॉरी नॉट द रूल्स, ये जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है इसमें लगभग 70% मटेरियल जो है वो कंप्यूटर डिवाइसेस का है, ठीक है। 70% मटेरियल इज रिलेटेड विद कंप्यूटर डिवाइसेस, रिमेनिंग पोर्शन इज कनेक्टेड टू टेलीकॉम सेक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर में इसमें मोबाइल फोन्स की डिस्प्ले स्क्रीन्स, इनके आईसी पैनल्स, राइट, और इनका जो बाकी का मटेरियल है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, वो सारा मटेरियल इसमें इंक्लूडेड है। और कंप्यूटर डिवाइसेस में अगेन कंप्यूटर की जो पैनल्स होते हैं, कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, सीपीयू होती है, डिस्कार्डेड सीडीज होती हैं, फ्लॉपीज होती हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ 70% सबसे बड़ा प्रोपोर्शन ई वेस्ट का कंप्यूटर डिवाइसेस के जरिए आ रहा है। और ये माना जा रहा है कि इतना सारा, हम इतना बड़ा ई वेस्ट जनरेट करते हैं लेकिन उसका सिर्फ 1.5% ही ऐसा है जो प्रॉपरली रिसाइकल होता है थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म में, जिसको हम पूरा वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये ढंग से रिसाइकल हो चुका है। वो सिर्फ 1.5% है, विच इज वेरी लेस। तो कॉन्सिक्वेंटली सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेके आएंगे यूजिंग आवर पावर्स दैट वी हैव अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये एक्ट सरकार को सशक्त बनाता है कि वो इस तरीके के रूल्स नोटिफाई कर सकें जिससे कि इस तरीके का कोई भी वेस्ट अगर जनरेट हो रहा है तो उसके ऊपर हम लगाम लगाने के लिए कुछ कानून बना सकें, ठीक है। और अगर चाहें तो जो ढंग से इनको नहीं फॉलो करेगा उसके अगेंस्ट हम पीनल प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग दिस पावर गवर्नमेंट ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को 2022 के रूल्स को नोटिफाई किया है। तो ये पिछले साल से अब तक करंट अफेयर्स में चल रहे थे। इन रूल्स के हिसाब से सबसे पहले तो देखते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं आते, इवन सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कैन ऑल्सो कम अंडर दीज रूल्स। तो इनका पूरा का पूरा हिस्सा या फिर इनका कोई पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, या तो पूरा लैपटॉप ही वेस्ट हो गया आपका, टचवुड आपका लैपटॉप भाई इस टाइम पर तो सही रहे, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे कुछ अटेम्प्ट्स में सही में लैपटॉप के साथ दिक्कत आई थी, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम खा जाती है, अगर उसको ठीक करवाना पड़ जाए तो अपने अपने डिवाइसेस का बहुत ध्यान रखना। आज की डेट में प्रिपरेशन अगर करनी है, लैपटॉप वेरी नेसेसरी, वेरी 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 नेसेसरी, तो उसका ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, मार्क्स कम आए तो ठा करके लैपटॉप में नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो कुछ पार्ट या फिर पूरा का पूरा अगर डिवाइस बिल्कुल वेस्ट हो गया है, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ ई वेस्ट। इसी के साथ साथ जब मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, जब पैनल्स या सर्किट्स बन रहे होते हैं, तो आईसी सर्किट्स, आप में से जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगी तो उनको शायद पता होगा कि आईसी सर्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ पर्टिकुलर पोर्शन उनका वेस्ट या डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सो इवन दैट पोर्शन विच इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ ई वेस्ट। इसी के साथ साथ जब आप रिफर्बिश करते हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को, कि मान लो एक लेट्स से एक डिस्कार्डेड लैपटॉप किसी को मिला या डिस्कार्डेड मोबाइल फोन किसी को मिला, तो उसकी पुरानी डिस्प्ले स्क्रीन को निकालकर न्यू डिस्प्ले स्क्रीन वहां पे डालेगी। तो ये क्या कर दिया, रिफर्बिश कर दिया, ठीक है। तो रिफर्बिश करने के टाइम पर जो पार्ट डिस्कार्ड हुआ है, इवन दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ ई वेस्ट। और रिपेयरिंग में भी सेम प्रोसेस। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट हियर, व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जो जरूरी चीज इस यहां पे नोट करने लायक है, वो ये है कि इसमें डिवाइसेस की बैटरी को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। ई वेस्ट में बैटरी को एक्सक्लूड करके रखा गया है क्योंकि जो बैटरी है दैट इज कवर्ड अंडर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2022, इनको सेपरेट किया गया है,
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप इसको याद रखें और भूलें ना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटरीज को सुनने में, देखने में, समझने में यही लगता है कि बैटरीज भी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर कवर होगी, बट इट माइट नॉट बी कवर्ड, इट इज नॉट कवर्ड, राइट। सो इसी के साथ साथ इसकी और प्रोविजंस क्या है इन रूल्स में, उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी देखो, अब ई वेस्ट प्रोड्यूस, सी हमने डिफाइन कर लिया ई वेस्ट को। ठीक है, ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग के एंड पर हो सकता है, रिसाइकलिंग के एंड पे हो सकता है, या फिर कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो रिफर्बिश करता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, उसके एंड पे ई वेस्ट जनरेट हो सकता है, और कंज्यूमर के एंड पर तो होगा ही, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली यहां पे इस वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए इट्स नेसेसरी कि हम इन पर्टिकुलर यूनिट्स को रजिस्टर अगर करवा दें तो वी विल बी इन अ पोजिशन कि हम इसको आसानी से मॉनिटर कर पाएंगे। ठीक है, कि आपको अगर पता होगा कि इस शहर में ये लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या रिसाइकलिंग या हैंडलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, तो आप मॉनिटर कर सकते हैं उनको कि ये क्या कर रहे हैं, कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और उसको रिसाइकल या सस्टेनेबली डिस्पोज करने के लिए व्हाट ऑल स्टेप्स दे आर टेकिंग। ठीक है, तो इसी वजह से इन रूल्स के अंदर कहा गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है ऐसे आइटम्स का, प्रोड्यूसर है, रिफर्बिशर है या रिसाइकलर है ऐसे प्रोडक्ट्स का, उसको कंपल्सरी तरीके पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग, इस चीज को पढ़ के इफ आई आस्क यू कि विच इज द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी, नोडल इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो वो कौन सी होगी? आपको जवाब पता है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो द आंसर। मेरे समझाने में और सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है, तो यू ऑलरेडी नो। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और प्रोविजन दे रखी गई है कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को बनाते हैं उसमें कुछ मटेरियल, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि हमने हैजार्डस मटेरियल की यूजेज को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हैजार्डस मटेरियल अगर यूज होता है उसकी यूजेज को घटाना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ केमिकल हैजार्ड्स वाली कन्वेंशन के साथ कहीं ना कहीं लिंक थोड़ा सा बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अगर उसमें हैजार्डस मटेरियल है, तो अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ कभी करेंगे, ठीक है, अगर प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो जनरली क्या होगा, कूड़े में जाएगा। कूड़े को हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आज की डेट में अप्रैल में, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, आग लगाते हैं। अब वो जब आग लगेगी, इंसिनरेट होगा, तो वो जो हैजार्डस मटेरियल है उसके फ्यूम्स बनेंगे, वातावरण में जाएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो कोशिश ये की जाएगी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाएं उसमें जो भी पॉलीमर, जो भी प्लास्टिक मटेरियल या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है, कोशिश ये रहेगी कि हैजार्डस मटेरियल की यूजेज को रिड्यूस किया जाए ग्रेजुअली। ठीक है, खत्म तो करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ रिड्यूस किया जाएगा। इस चीज़ की इंश्योर करने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए अगेन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको पावर दी गई है कि ये रैंडमली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मार्केट में से उठा के उसकी सैंपलिंग कर सकता है कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, और इंश्योर करेगा कि अगर ये पाया जा रहा है कि हैजार्डस मटेरियल बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज में यूज किया जा रहा है, तो सम एक्शन माइट बी टेकन। ठीक है, हो सकता है फिर सरकार को कुछ नए नियम बनाने पड़े। ठीक है, तो अगेन यहां से भी इंप्लीमेंटिंग की पावर पता लग रहा है आपको कि किसके पास है, राइट। अब इसी के साथ साथ यहां पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी प्रोविजंस दे रखी हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में थी, यहां पर भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नो डाउट कंज्यूमर्स अल्टीमेटली एंड यूजर्स होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपका जो मटेरियल है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ठीक से डिस्पोज ऑफ हो, राइट। तो यहां पर भी वही चीज की गई है। तो जस्ट लाइक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इन रूल्स में भी ईपीआर का प्रिंसिपल दिया गया। ईपीआर स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स इसको वापस लें। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, अपने कलेक्शन पॉइंट्स बना सकते हैं, कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं कि लेट्स से एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन लेट्स से 1 लाख का कोई फोन है। ठीक है, अब 1 लाख के फोन के ऊपर ये इंसेंटिव दे दे वो कि अगर आपका डिवाइस डिस्कार्ड हो जाता है, राइट, चाहे जैसी भी कंडीशन में हो, डिस्कार्ड हो जाता है, तो 5,000 या 10,000 रुपीज कैशबैक आपको मिलेगा इफ यू ब्रिंग इट बैक टू मी। तो रादर देन थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन, कि मान लो पूरी तरह खत्म है फोन, ठीक है, पूरी तरह खत्म है, कुछ नहीं हो सकता उसका, तो रादर देन थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन एंड इंसिनरेटिंग इट, यहां पे एक इंसेंटिव मिल गया कि पैसा वापस मिलेगा। तो ऑब्वियसली 10,000 इज अ बिग अमाउंट, एप्पल के हिसाब से ठीक है, इट्स अ गुड, ठीक ठाक प्रोपोर्शन है। तो इसमें जब कंज्यूमर वापस देगा तो फिर प्रोड्यूसर उसको
ठीक तरीके से डिस्पोज कर सकता है। हो सकता है उसकी कुछ इक्विपमेंट्स निकाल के न्यू डिवाइसेस में इंस्टॉल कर दे या कुछ भी कर सकता है। तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट टेक बैक्स द प्रोडक्ट फॉर रिसाइकलिंग, और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्रोडक्ट्स को इस हिसाब से बनाए कि उनकी ज्यादा लंबी लाइफ हो। ये नहीं कि 6 महीने चला या 1 महीना चला और फोन एंड देन इट इज वेस्ट, फिर आप डिवाइस नहीं प्रोड्यूस कर रहे, आप एक्चुअली ई वेस्ट ही प्रोड्यूस कर रहे हो। आपका एंड प्रोडक्ट ही ई वेस्ट है अगर वो 1 महीने से ज्यादा नहीं चल रहा। ठीक है, लंबी लाइफ होगी, लोगों को बार बार ऐसी चीजें खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी, सो अल्टीमेटली वेस्ट कम जनरेट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ना यहां पर कंपनीज का कुछ ना वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। जनरली वो क्या करते हैं, जानबूझ के, अगेन ये चीजें न्यूज में कम आती हैं बट दिस इज अ फैक्ट, कि जानबूझ के वो ऐसे अपडेट्स डिवाइस में ले आते हैं कि जब उनका न्यू सीरीज का डिवाइस लॉन्च होता है तो ताकि लोग उसको भी खरीदें, पैसा खर्चें, उनको पैसा उनके हाथ में आए, प्रॉफिट्स कमाएं, वो पुराना डिवाइस उन अपडेट्स की वजह से माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी सरकार को चाहिए कि इन चीजों पर नजर रखे और ऐसी कंपनीज के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले जो इस तरह की हरकत करते हैं कि ऐसे अपडेट्स इंट्रोड्यूस कर देने कि पुराना प्रोडक्ट यूज ही ना कर सके इंसान, कि जानबूझ के कंपनी ही इंश्योर कर रही है कि 1 साल से ज्यादा ये यूज ना कर पाए इस प्रोडक्ट को। सो दैट इज रॉन्ग, राइट। इसी के साथ साथ हाँ, लॉन्गर लाइफ, और इसी के साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि इन प्रोडक्ट्स की दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कंपैटिबिलिटी भी अच्छी हो। ठीक है, ये दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी तो लेट्स से घर में एक चार्जर है, अब वो चार्जर 2 फोन्स को लग सकता है। अगर आपके पास आप ही 2 फोन यूज कर रहे हैं, आपके पास एक चार्जर है, तो ऑब्वियसली यू विल बी इन अ पोजीशन कि एक ही चार्जर से दोनों फोन चार्ज कर लिए। लेकिन अगर कंपैटिबल ही नहीं है तो अलग से लो, सेब का चार्जर है ना, न्यूटन वाले सेब का चार्जर अलग से लेना पड़ेगा, तो वो क्या है, वेस्टेज ही है, खराब होगा, फिर से वेस्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। सो ये चीज है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की तरह यहां पर भी ईपीआर सर्टिफिकेट्स की भी प्रोविजन दे रखी है। ईपीआर सर्टिफिकेट्स में ऐसा है कि कई बार कंपनीज जो खुद वेस्ट कलेक्शन नहीं कर सकती वो आउटसोर्स कर सकती हैं। जो पर्टिकुलर एंटिटी एक सेट लिमिट या सेट क्वांटिटी का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गैदर करती है और उसको सस्टेनेबली डिस्पोज ऑफ करती है, तो सरकार द्वारा उस चीज को वेरीफाई करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है दैट कैन बी ट्रेडेबल इन द मार्केट। इसी के साथ साथ कंपनीज के ऊपर ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि आपने लेट्स से इतना इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया है तो आपको इतने ईपीआर सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अब क्योंकि वो खुद कलेक्ट नहीं कर सकते तो वो ऐसी एंटिटी से ईपीआर सर्टिफिकेट्स खरीद लेंगे, तो इसका नेट इफेक्ट होगा कि ये इंसेंटिवाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की सस्टेनेबल जो डिस्पोजल है दैट इज बीइंग इंसेंटिवाइज्ड, राइट। सो ये एक अच्छी मूव है ईपीआर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में। अगर जो इन रूल्स में बातें दे रखी हैं उनको नहीं फॉलो कर रहे तो पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है, और ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना जरूरी है। इसी के साथ साथ इन रूल्स के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी हैं हर एक एंटिटी की जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर माने लेट्स से एप्पल इज अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एप्पल विल बी द मैन्युफैक्चरर, तो उसको है कि उसको एंड प्रोडक्ट उसको इस तरीके से बनाना है कि वो रिसाइकल हो सके। ऐसा नहीं कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो दैट इज बियॉन्ड बीइंग रिसाइकल्ड, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये एप्पल के लिए तो बहुत जरूरी है। कंपैटिबल बनाओ यार अपने प्रोडक्ट, सारी दुनिया एक तरफ, आपका प्रोडक्ट एक तरफ, तो थोड़े सी कंपैटिबिलिटी बनाओ। उसके बाद प्रोड्यूसर जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट है दे प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट इन देयर इंडस्ट्री, ठीक है, तो डिजाइन वगैरह ये मैन्युफैक्चर करता है। फिर एप्पल जो है अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स करता है, फॉर एग्जांपल इन अ फैक्ट्री इन चाइना, ठीक है, वहां पे आउटसोर्स कर देते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईपीआर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इन टारगेट्स को अचीव करें। इनका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि जितने इनका प्रोडक्ट ऐसा है उसमें 60% वापस कलेक्ट कर लिया गया और डिस्पोज कर दिया गया। ये टारगेट 2023-24 के लिए है कि 60% आपका जो भी प्रोडक्ट जाता है मार्केट के अंदर उसको वापस कलेक्ट करके सेफली डिस्पोज करो, और इसको 80% तक लेके जाना है बाय द ईयर 2028-2029, ठीक है। एकदम से 80% करना तो बहुत मुश्किल होगा, बट हाँ यहां तक ये फिजिबल है। 100% इसको अचीव करना वैसे बहुत मुश्किल है, बट यस 80% इज अ गुड प्रोपोर्शन कि जितना वेस्ट आ रहा है 80% भी अगर हम कलेक्ट बैक कर पाए और उसको सेफली डिस्पोज कर पाए, रिसाइकल कर पाए, तो इट इज अ बिग लीप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द ई वेस्ट बीइंग जनरेटेड, राइट। रिसाइकलर्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिसाइकल वो करें वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके उस चीज को रिसाइकल करें। ऐसा ना करें कि रिसाइकल करने के चक्कर में आपने जो मटेरियल बनाया है, ठीक है,
दैट इज़ वेरी हैजार्डस। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के फ़ोन के लेट्स से फ़ोन की डिस्प्ले स्क्रीन को लेके आपने कुछ ऐसा शो पीस बना दिया, चलो लेट्स टेक इट फॉर एग्जाम्पल, शो पीस बना दिया फ़ोन की डिस्प्ले स्क्रीन को लेके। अब पता लगा कि उसमें हैजार्डस केमिकल है, कि अगर वो शो पीस कमरे के अंदर ऐसे खुला पड़ा हुआ है, अदरवाइज तो फ़ोन के बॉडी के अंदर वो एनक्लोज था, अब खुला पड़ा हुआ है, एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसी फ्यूम्स जनरेट कर रहा है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हर तरीके से वो फॉलो करें। ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए, ठीक है, बहुत सेंटी नहीं होना इसके पीछे। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी इसमें डिफाइन की गई है। स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि ई वेस्ट के डिसमेंटलिंग के लिए, उसकी रिसाइकलिंग के लिए वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इस्टेब्लिश करे, कि इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गांव में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट प्लांट सिटी इन इंडिया, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है, बट चलो ठीक है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है, राइट। तो यहाँ पे कुछ जगह को ईयरमार्क किया जाए फॉर डिसमेंटलिंग ई वेस्ट। इसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए फॉर प्रोवाइडिंग स्किल्स टू द पीपल जो ई वेस्ट के साथ एसोसिएटेड है, ई वेस्ट एक्टिविटीज में एसोसिएटेड है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो ऐसे लोग हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। देयर कैन बी सर्टेन पर्टिकुलर प्रोसेसेस जहां पे ई वेस्ट का डिस्पोजल या ई वेस्ट की हैंडलिंग कैन हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि इंडस्ट्रियल लॉज इस तरीके के एस्टैब्लिश करके रखें जिससे कि ई वेस्ट का सेफ डिस्पोजल हो रहा है, राइट। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ कीजिए ये क्वेश्चन, क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है, सवाल प्रश्न ये कह रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है जी, 2022 वालों की बात हो रही है, रिसेंटली कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कवर्ड अंडर दीज रूल्स। ओके, इन रूल्स के अंदर किसको कवर किया जाएगा। डिस्कार्डेड गैजेट्स, यस, अगर कोई गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक है, खराब हो गया, रिमोट फॉर एग्जाम्पल खराब हो गया, वो इसमें कवर हो रहा है, ठीक है, रिमोट कवर होगा। डिस्कार्डेड इंटीग्रेटेड सर्किट पैनल, पूरा का पूरा डिवाइस भी कवर्ड है, उसका पार्ट भी कवर्ड है। रिमोट के अंदर भी इंटीग्रेटेड सर्किट पैनल होता है। रिमोट एक्चुअली पता है क्या, आईसी पैनल ही है, उसकी प्लास्टिक कवरिंग और उसके ऊपर वो बटन देके वो शोशेबाजी की हुई है, ठीक है। अदरवाइज इट्स एन इंटीग्रेटेड पैनल, बैटरी ऑपरेटेड, जो आपको अलाउ करता है यूजिंग इंफ्रारेड रेस टू कम्युनिकेट विद योर टेलीविजन, राइट। सो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, नो, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अलग हैं, ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। वेस्ट बैटरी, क्या ये इंक्लूडेड है, क्या रिमोट की बैटरी भी इंक्लूडेड होगी, नो। वेस्ट बैटरी मैनेजमेंट रूल्स भी दे आर डिफरेंट, ठीक है, दे आर ऑल्सो सेपरेट, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 4 को अगर आप बेसिकली इसमें यही चीज जानने की कोशिश कर रहा था ये क्वेश्चन, अगर 4 को आप एलिमिनेट कर दोगे तो सारी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती हैं एंड यू रीच द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको आंसर को सॉल्व कर सकते थे। क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन आफ्टर कवरिंग दिस टॉपिक। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई वेस्ट जनरेशन इन इंडिया। यूएस produces highest e-waste in the world followed by China. India is the third largest e-waste producer in the world. This is true. ये तो सही बात है। Absence of incentive to implement extended producer responsibility in e-waste management rules 2022 is one of the reason leading to high e-waste generation in India. Okay. बताओ क्या आंसर होगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। चाइना नंबर 1 पे है, यूएस सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो उल्टा कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, उल्टा कर रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, तो हमारा आंसर डी नहीं हो सकता, हमारा आंसर ए भी नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट तो देखो ट्रू है, अब हमें पता होना चाहिए कि थर्ड ट्रू है या नहीं। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि हमारे पास ना कोई इंसेंटिव नहीं है ईपीआर प्रिंसिपल को लेके, जिसकी वजह से इंसेंटिव नहीं है तो कोई बॉदर ही नहीं करता कलेक्ट करने का। दैट इज द रीजन कि 1.5% ही ई वेस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के थ्रू रिसाइकल हो रहा है ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था। तो ये कारण है। लेकिन 2022 के रूल्स में इस चीज को एड्रेस किया गया है, किस चीज के जरिए, कमेंट्स में बताओ क्या चीज है जो 2022 में इस चीज को एड्रेस कर रही है। दीज आर ईपीआर सर्टिफिकेट्स। तो क्योंकि वो ईपीआर सर्टिफिकेट्स हैं इसमें, तो नो डाउट कि हाई ई वेस्ट जनरेशन तो इंडिया में है, लेकिन इन 2022 के रूल्स में ऐसा नहीं है कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव, देयर इज एन इंसेंटिव, वो प्रोविजन दे रखी है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, आंसर बन गया ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि यस आई हैव लर्नड समथिंग। इफ यू हैव लर्नड समथिंग, लाइक दिस वीडियो, डू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड
शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। और ये वीडियो का एंड नहीं है भाई, आगे भी बहुत कुछ अभी बाकी है, ठीक है, ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी काफ़ी सारी बाकी है, ठीक है। करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 साल के, तो टाइम तो लगने वाला है, राइट। तो बट हाँ, अगर एंजॉय कर रहे हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ साथ ना यार एक चीज़ मैं ये बता दूं, आप में से बहुत से बच्चे, आई एम वेरी श्योर कि 2024 के बच्चे हु आर वेरी ईगर टू लर्न अबाउट करंट अफेयर्स, कि हमें करंट अफेयर्स पता लग जाए कि कैसे पढ़ने हैं, इनमें से क्या चीज़ें निकालनी होती हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, सिंघम की तरह, नहीं सिंघम नहीं, कौन सी मूवी थी, गंगा जल, ठीक है, गंगा जल में एसपी अशोक कुमार, ठीक है, आई डोंट नो, अमित कुमार, हाँ ही वॉज अमित कुमार, एसएसपी साहब, उनकी तरह हम ज़रा साधु यादव, बच्चा यादव, सुंदर यादव, इनको ज़रा ठिकाने लगाएं, राइट। तो उसके लिए देखो मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए लंबे समय तक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ये एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 1 साल का है, प्रीलिम्स अलग, प्रीलिम्स क्लियर करना ही इतना मुश्किल है, फिर अगर कर भी लो तो ऐसा नहीं है कि हो गई बात बन गई, मेंस की अलग भसड़ है, मेंस की अलग संघर्ष है, और उसके बाद मेंस भी अगर क्रैक हो जाता है, इंटरव्यू का अलग संघर्ष है। और दिक्कत ये है कि कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि इतने लंबे एग्जाम के लिए, लंबे समय के लिए तैयारी करनी पड़ती है, और उसमें हर स्टेज को इक्वल अटेंशन देने की जरूरत पड़ती है। हम अक्सर आंसर राइटिंग से इतना ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी ज़रूरी है टू सॉल्व सच एमसीक्यूज, वेरियस एमसीक्यूज। ये तो चलो फैक्चुअल हैं, करंट के रिलेटेड हैं तो ठीक है, बट बहुत से एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए यू नीड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उस चीज़ को भूल जाते हैं। मेंस तक अगर कोई पहुंचता है तो कई बार होता है कि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऐसे हैंगओवर में रहते हैं दैट मेंस आंसर राइटिंग का पता ही नहीं लगता कि आंसर की शुरुआत कैसे करें। और अगर ये भी कर लिया तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने उनकी वो पर्सनैलिटी वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, अपनी जो बेस्ट पार्ट होता है ना आपका, अपने अंदर का आपका वो बहुत सही इंसान, वो इज कैपेबल टू गवर्न, वो आप ही के अंदर है, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से रिपीटेड लूप में आप फंस जाते हैं और प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप कहोगे इसके सर इतनी नेगेटिव बातें काहे कर रहे हो, सोल्यूशन काहे नहीं बताते? तो सोल्यूशन देखो दोस्तों है, सोल्यूशन क्या है, स्टडी IQ ने एक कोर्स स्टार्ट किया है, दिस कोर्स इज नोन एज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, शॉर्ट में इसको P2I हम कहते हैं। कौन से साल को टारगेट कर रहा है ये? 2024 को। इसका 4th बैच लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा? 5th में, अभी थोड़े ही दिनों में 5th में को ये लॉन्च होने वाला है। शाम 6 बजे की क्लासेस रहने वाली है। इसमें एक सिंगल कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, आपके फाउंडेशन यानी कि पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी, प्रीलिम्स से पहले आपके प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स के लिए कंसाइज्ड बुक्स, टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस, मेंस आंसर राइटिंग एंड और बहुत सारी चीजें। फाउंडेशन में आपको मेंटरशिप भी दी जाएगी जो आपके पर्सनलाइज्ड डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इवैल्यूएशन होगी, वीकली रिवीजन होगी। फिर अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस रेजिडेंशियल पार्ट प्रोग्राम का भी पार्ट बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, एंड जिनका नहीं भी होता उनको भी ऑनलाइन मीडियम के जरिए हम क्या करेंगे, मेंस का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम होगा और बहुत सारे इश्यूज को 360 डिग्री एनालिसिस उसका करके आपके नोट्स तैयार करवाए जाएंगे, जिससे कभी भी आपका जब प्री क्लियर होगा उसके सहारे आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर देने में सक्षम हो। ठीक है, एंड इंटरव्यू के टाइम पर भी फुल फ्लेज तैयारी की जाएगी कि अपना बेस्ट पार्ट कैसे रखना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। ठीक है, तो जनरली मार्केट के अंदर देखो बहुत से कोर्सेज होते हैं, लेकिन ऐसे फ्रेगमेंटेड कोर्स हैं कि फाउंडेशन ले लिया, प्री के क्रैश कोर्स अलग से, मेंस का अलग से, टेस्ट सीरीज अलग से, तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी है। ठीक है, एंड फर्दर और भी ज्यादा सेव करने हैं पैसे तो CS लाइव कोड आपने यूज करना है। ये पर्टिकुलर कोड आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, और इस कोड को यूज करके आप अपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप में से बहुत से बच्चे जो NCERT बैच में एनरोल्ड हैं एंड हु आर ऑल्सो एनरोल्ड इन फाउंडेशन बैच ऑफ 2024, वो अपग्रेड कर सकते हैं इनटू दिस पर्टिकुलर बैच। उनको क्या करना है, उन्होंने अपनी डिटेल्स इस ईमेल ID पे भेजनी है, chandan.sharma@studyiq.com। ठीक है, chandan.sharma@studyiq.com। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मिनिमम पॉसिबल फीस देके आप जल्द से जल्द अपग्रेड कर दें। ठीक है, सो ये प्रिविलेज आप जरूर इसका फायदा लेना एंड विल सी ईच अदर सून इन द क्लासेस, राइट। आई विल आल्सो बी देयर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, हिस्ट्री को साथ हम डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एयर एंड वाटर पोल्यूशन हमने करना है, तो एयर पोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। अब एयर पोल्यूशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने फैक्ट्रीज की एक इमेज आती है कि धुआं उससे निकल रहा है। फैक्ट्रीज भी होती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स भी होते हैं,
तो आज की डेट में थर्मल पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं. दे आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एज वेल एज क्लाइमेट चेंज. अगर हम इनके एफ्लुएंट्स की बात करें, ठीक है, जो धुआं है इसके अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें लगभग 50% प्रोपोर्शन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है. 30% नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं. ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है, और 20% पर्टिकुलेट मैटर होता है. ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल होता है, राइट. अगर हम इसको इनहेल करें तो हमारी लंग डिजीज काफी ज्यादा बढ़ सकती है. इवन जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, यू माइट नॉट रियलाइज बट तो स्मोक में भी पर्टिकुलेट मैटर है. सो इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड स्मोकिंग, इट्स अ वेरी बैड हैबिट. ठीक है, स्मोक अगर कर रहे हो तो उसमें धुआं अगर कोई खींचता है तो पर्टिकुलेट मैटर आपके लंग्स में फंस रहा है एंड यू माइट नॉट इवन रियलाइज कि आप अपनी हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, राइट. सो डू नॉट स्मोक. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है कि इतने धुएं में इतनी पोल्यूशन है, इट नीड्स टू बी सॉल्व. इसको सोल्यूशन के लिए सरकार ने एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इनको लॉन्च किया था. टीपीपी स्टैंड्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स. 2015 में लॉन्च किया था. ठीक है, इसका काम क्या था? टू रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. किस चीज की? पर्टिकुलेट मैटर की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स की, मर्क्यूरी की, और जिस तरीके से इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है कि अनसस्टेनेबली पानी या ना इस्तेमाल हो, इसको हमने रेगुलेट करना है. अब इनिशियली 2015 में जब ये रूल्स आए थे तो इनकी रेगुलेशन के लिए जो डेडलाइन रखी गई थी वो 2017 रखी गई थी कि इन रूल्स में जो भी पैरामीटर्स बता रखे हैं इसको फॉलो करने के लिए, दे शुड बी फॉलोड एंड एडहेयर्ड टू लेटेस्ट बाय 2017. लेकिन इस डेडलाइन को भी रिसेंटली 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया. ठीक है, पहले कर दिया गया था, उसके बाद कोविड आ गया, थर्मल पावर प्लांट से कहा हमें और टाइम दो, तो इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है. इस एक्सटेंशन की वजह से दीज रूल्स दे आर इन न्यूज. ठीक है, तो इन रूल्स के अंडर कौन से रूल्स? ठीक है, विच रूल्स? एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स. इन रूल्स के अंडर थर्मल पावर प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में सबसे पहले तो समझ लो डिवाइड किया है. कैटेगरी ए, बी, सी. कैटेगरी ए क्या है कि दिल्ली एनसीआर या कोई भी ऐसा सिटी जिसकी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर ऐसा कोई भी थर्मल पावर प्लांट आता है, दैट प्लांट विल बिलोंग टू कैटेगरी ए. कैटेगरी बी में 10 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, किसके? बहुत ही क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया है कोई, या फिर कोई ऐसा सिटी है जो अपनी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहा, राइट. तो इस तरह की सिटीज की 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी थर्मल पावर प्लांट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कैटेगरी बी में आएगा. और जो भी थर्मल पावर प्लांट्स कैटेगरी ए और बी में नहीं आते वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी सी में फॉल करेंगे. ठीक है, अब इन थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो डेडलाइन सेट की गई है वो दो पर्टिकुलर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो 2 पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. सबसे डेंजरस है सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की डेडलाइन की अगर हम बात करें तो कैटेगरी ए के थर्मल पावर प्लांट्स के लिए दिस डेडलाइन इज कि 2024 तक आपने सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशंस को रेगुलेट करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स. ठीक है, वॉट एवर इट इज, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेडलाइन पता हो. ठीक है, इतना भी बहुत है, इससे भी काम बन जाएगा. कैटेगरी बी में 2025 तक आपको क्या करना है? इस डेडलाइन को मीट करना है. और कैटेगरी सी में 2026 तक, ठीक है, टाइम यहां पे दिया गया है कि SO2 के जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स हैं उनको परमिसिबल लेवल के अंदर लाने के लिए 2026 तक आप काम कर सकते हैं. बाकी पोल्यूटेंट्स के लिए दीज आर द रिस्पेक्टिव डेडलाइंस. ठीक है, तो इसमें किस तरीके से ये डिवाइड किया गया है और क्या इनकी डेडलाइंस हैं, आई थिंक ये पता रहेगा तो कई तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें किस तरीके से इन थर्मल पावर प्लांट्स को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी कि ये डेडलाइन है, मीट कैसे करेंगे, तो इसके लिए इनको यूज करना पड़ेगा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस या मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है जिससे कि SO2 को, जो इसकी एमिशन सोर्स है, ठीक है, मान लो थर्मल पावर प्लांट का वो जो धुआं निकल रहा है वहां से SO2 को रिमूव करने के लिए कुछ एब्जॉर्बेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा. एब्जॉर्बेंट्स क्या करते हैं कि वो केमिकली रिएक्ट करके SO2 को खींच लेंगे उस धुएं में से, राइट, और रिमेनिंग गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी. ठीक है, और ऐसे एब्जॉर्बेंट्स लगभग, ठीक है, ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस है इनमें अच्छे एब्जॉर्बेंट्स अगर यूज होंगे तो 95% सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाता है, राइट. तो इट कैन प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट. ठीक है, अच्छे से इसका इस्तेमाल हो सकता है, राइट. सो ये थी थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर हमारे नॉर्म्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. एक और चीज न्यूज में चल रही थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एयर क्वालिटी डाटाबेस. तो आप सबको पता है कि हम जो एयर ब्रीथ करते हैं ये हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है. एंड फॉर दैट रीजन
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटाबेस तैयार किया है। सबसे पहली बार इस डाटाबेस को 1987 में रिलीज किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हम सांस लेते हैं, जो हवा हम इनहेल करते हैं, इसमें अलग अलग जो कॉमन पोल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनका जो परमिसिबल लेवल होना चाहिए सो दैट इट डज नॉट वेरी एडवर्सली इम्पैक्ट द ह्यूमन हेल्थ। तो वो परमिसिबल लेवल क्या है उसके बारे में ये बताएं। ठीक है, तो इसमें किस तरह के पोल्यूटेंट्स हैं? पार्टिकुलेट मैटर, ग्राउंड ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। राइट, रिसेंटली इस एयर क्वालिटी डेटाबेस को अपडेट किया गया है। इस अपडेट में सबसे पहले तो WHO ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। इसने कहा है कि 99% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो इस तरीके की एयर को ब्रीथ कर रही है जो हमारी क्वालिटी लिमिट्स के बहुत परे हैं, कि इनका थ्रेशोल्ड है इन सारे पोल्यूटेंट्स को लेके, ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं ये। राइट, इसी के साथ साथ इस रीसेंट अपडेट में एक बहुत यूनिक चीज हुई है कि सब फॉर द फर्स्ट टाइम ग्राउंड मेजरमेंट्स की गई हैं। किसकी? एवरेज कॉन्सेंट्रेशन, मीन मतलब एवरेज एनुअल कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये मेजरमेंट्स इस डेटाबेस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होके नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस एक ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये ऑक्सीजन ग्राउंड लेवल पर, ऑक्सीजन का एटम बेसिकली ग्राउंड लेवल पर O2 के साथ केमिकली रिएक्ट करके ओजोन बना देता है, विच इज ग्राउंड लेवल ओजोन। एंड यू पीपल नो कि ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस। ठीक है, इट्स अ पोल्यूटेंट गैस। राइट, सो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ओजोन और पर्टिकुलर मैटर को का मतलब एक तरीके का प्रीकर्सर है कि अगर NO2 आया है, ठीक है, तो ओजोन बनेगा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से पर्टिकुलेट मैटर भी वहां पे केमिकली एक तरीके से एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, डस्ट के साथ रिलीज करके पर्टिकुलेट मैटर भी वहां पे आ जाता है कि अगर NO2 है तो मान के चलो कि पर्टिकुलेट मैटर भी उसके आसपास वहां पे विसिनिटी में होगा। ठीक है, तो इनका कोरिलेशन एक है। राइट, इसी के साथ साथ ये PM10 और PM2.5 की मेजरमेंट्स भी यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इज कि यहाँ पे 6 पोल्यूटेंट्स जो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में इंक्लूड किए गए हैं, दीज आर द पोल्यूटेंट्स। राइट, बहुत बुरे वक्त के लिए, वैसे इतनी डिटेल पूछेंगे नहीं कि इनका एवरेजिंग टाइम और परमिसिबल थ्रेशोल्ड क्या है, बट फिर भी ये टेबल आपको दे दिया गया है। बहुत डेप्थ में जाने की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पोल्यूटेंट्स अगर पता हो कि कौन कौन से हैं, इतनी इंफॉर्मेशन भी काफी होगी। ये इनका एवरेज टाइम के एनुअल, जैसे PM2.5 का मीन एनुअल कॉन्सेंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, इट शुड बी 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द मीन एनुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर हो रही है तो दैट इज रॉन्ग। 24 घंटे में मैक्सिमम इतनी जा सकती है। ठीक है, आप पूछोगे कि ये 24 घंटे में इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो 24 घंटे में ठीक है, 24 घंटे में 15 तक अगर जा रही है लेकिन अगले दिन ठीक हो जाती है तो इट्स फाइन। राइट, लेकिन पूरे साल में अगर 5 से ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब आपके बहुत से ऐसे दिन है जहां पे ये 15 से भी एक्सीड कर रही होगी, तो दैट इज नॉट फाइन। ठीक है, तो 24 घंटे में इतने, लेकिन एनुअल मीन एवरेज एनुअल कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए। एंड सिमिलरली बाकियों के लिए भी यहाँ पे बता रखा है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि वो 6 कौन से हैं। तो PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया ने भी एक फ्रेमवर्क बनाया है। राइट, ये बेसिकली क्या है कि ये एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है जो कि हेल्प करेगा टू टेक डिसीजंस। ठीक है, सरकारें, बोथ सेंट्रल, स्टेट एंड इवन लोकल बॉडीज, राइट, अलग अलग स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो पोल्यूशन के अलग अलग मुद्दे हैं इनको एड्रेस करने के लिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में किस तरीके की एयर एग्जिस्ट करती है और वहां पे आपकी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री बना रहे हो तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, एमिशन स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली, तो उसके बारे में यहाँ से हमें पता लगता है। ठीक है, तो इट विल हेल्प इन कलेक्टिंग द एयर क्वालिटी ऑफ वेरियस प्लेसेस, उनका इम्पैक्ट स्टडी करता है और फिर सोल्यूशंस टू मिटिगेट दीज इम्पैक्ट्स, कि ये इम्पैक्ट्स को रिड्यूस कैसे किया जाए उसके बारे में ये बताते हैं। राइट, तो इसके अंदर जो जिस तरीके का डाटा होगा, इट विल इंक्लूड एमिशन इन्वेंटरी, एयरशेड, मिटिगेशन, इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आप पूछोगे कि एमिशन इन्वेंटरी क्या है? एमिशन इन्वेंटरी बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस है, एक ऐसा डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो कि बताती है कि एक पर्टिकुलर सोर्स से कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स और कितनी क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए हैं एक साल के अंदर।
ठीक है, या फिर कि और अगर हमने रेफरेंस पीरियड लिया उसमें, राइट। और एयरशेड होता है कि वॉल्यूम ऑफ लैंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर पर्टिकुलर लैंड, ठीक है, जहां पे एयरबॉर्न केमिकल्स जो हैं वो ट्रैवल करके एक वाटर बॉडी की तरफ चले जाते हैं एंड पोल्यूट दैट वाटर बॉडी, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एक तरीके से देते हैं, राइट, जिससे कि हमें ये डाटा अगर हमारे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से अगर हमारे पास ये डाटा होगा तो वी कैन एक्चुअली प्लान आवर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कि हमें किस लोकेशन में किस तरीके की इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन इस तरह के डिसीजंस को लेने में हमारी मदद कर सकती है, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि बैंगलोर में है, राइट, और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इन्होंने इसको सपोर्ट किया, और NIAS GRD टाटा ने इसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व एन MCQ। तो बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एयर क्वालिटी डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Was it introduced in 1987? Yes, it was. It seeks to provide permissible levels and interim targets to regulate common air pollutants. Yes. Permissible levels क्या होने चाहिए, और अगर आपके वो लेवल्स नहीं है तो मीन टाइम के लिए कितना टारगेट आपको रखना चाहिए, दोनों चीजें बताती है। ग्राउंड ओजोन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स डेटाबेस? नो, इट इज इंक्लूडेड, ठीक है। हमने देखा था 6 इनके कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, तो इट इज इंक्लूडेड। 3 आंसर में नहीं होना चाहिए, 3 एलिमिनेट करो, A और C रह गया, और सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आइडेंटिफाई अगेन करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट अपडेट्स टू WHO's एयर क्वालिटी डेटाबेस। पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट द अपडेट्स दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, द अपडेट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड द ग्राउंड मेजरमेंट ऑफ एनुअल मीन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, दिस इज अ यूनिक डेवलपमेंट अंडर रीसेंट अपडेट, तो ये ट्रू बन जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि WHO के हिसाब से सिर्फ 1% ग्लोबल पॉपुलेशन है विच ब्रीथ्स एयर दैट मीट्स द परमिसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर क्वालिटी डेटाबेस। यस, ये भी सही है। हमने पढ़ा था कि 99% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो गंदी हवा ब्रीथ कर रही है, तो इसका उल्टा क्या बनेगा कि 1% पॉपुलेशन जो है वो अच्छी हवा ब्रीथ कर रही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड कह रहे हैं कि डेटाबेस इज अपडेटेड रेगुलरली एवरी 2 to 3 years सिंस 2011 एंड दिस इज द 5th अपडेट। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मैं आपको दे रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। 2011 ऑनवर्ड्स ये कहा गया है कि जो आपने कॉन्सेंट्रेशंस बता रखी हैं परमिसिबल लेवल्स की, इसको रिसेंटली इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम 2-3 सालों में अपडेट करते रहते हैं, तो ये 5वां अपडेट था जो हमें 2022 में मिला और जिसकी वजह से हमारा सिलेबस बढ़ गया, ये न्यूज में आ गया, ठीक है। तो आंसर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन हियर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि आप में से कई बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल्स या कॉलेज के प्री फाइनल ईयर में हैं, तो उनके मन में ये सवाल अक्सर आता है कि अगर हम UPSC की तैयारी करें और अगर हम कोर्स देखो कोचिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस मिथ से बाहर निकलना जरूरी है कि कोचिंग के बिना करना बड़ा आसान होगा। किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेल्फ स्टडी से अच्छी चीज और कोई है नहीं। लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी के जरिए भी एग्जाम क्रैक करते हैं, उसमें होता क्या है कि उनके पास कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो उनको गाइड करता है, उनकी मदद करता है, उनको फीडबैक देता है, उनकी आंसर राइटिंग पे, उनके सोर्सेस के बारे में, बुक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें उनको बताता है। बट अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं आपके पास, तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि 1 साल लंबे चलने वाले एग्जाम में विद सच अ वास्ट सिलेबस जो अपने आप में 1 साल लेता है उसको कंप्लीट करने का, आप भटक सकते हैं। तो ऐसे में वर्किंग और प्री फाइनल ईयर वाले कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं सलाह दूंगा कि कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप, बट उसमें ऐसा होता है कि जो जनरली जो मार्केट में कोर्सेज होते हैं दे टारगेट द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है विच माइट नॉट सूट योर सर्कमस्टांसेस, विच माइट नॉट सूट योर सिचुएशन। तो उस केस में, इन दैट केस यू शुड गो फॉर अ लॉन्ग टर्म कोर्स। तो स्टडी IQ का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इनिशिएटिव, ये एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव भी एग्जिस्ट करता है जो 2025 साल को टारगेट कर रहा है। तो जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो 2024 की जगह 2025 के पर्टिकुलर साल को टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो पेस रहेगी दैट विल बी अ मॉडरेट पेस, जो कि आपको सूट करे, आप उस पेस पे अपना सिलेबस कवर कर सकें। ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा एक ही दिन में आपको इतना ज्यादा मिल जाए कि जॉब या कॉलेज के साथ वो मैनेज करना मुश्किल हो जाए, राइट। सो दैट पेस विल बी मैनेजेबल, राइट। तो इसका फायदा आपको मिलेगा। इसमें कोर्स भी जो है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, राइट। और इसमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो 2024 वाले P2I बैच में भी हैं, इन एडिशन
कि आप पेस जो है वो आपके हिसाब से, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स हैं, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन गो टू द लिंक, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, चेक आउट इट्स ब्रोशर, इन द लिंक पे क्लिक करके ब्रोशर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू सेव सम मनी सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड, दैट इज CS Live। CS Live कोड यूज करने पे आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट, एंड यू कैन अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। और इसी के साथ साथ अगेन, अगर NCERT बैच के स्टूडेंट्स हैं हु वांट टू enroll in this particular course, so you can drop me a mail chandan.sharma@studyiq.com. I will try my best कि इस particular course में enroll करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए over and above what you get by using this CS Live, ठीक है। So do mail me if you want this course, if you are interested in enrollment in this course, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये भी न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नए टारगेट सेट किए हैं। इसने क्या कहा है कि हम अब 40% रिडक्शन करेंगे पर्टिकुलर मैटर की कॉन्सेंट्रेशन में। पर्टिकुलर मैटर आपको पता है PM 2.5, PM 10, ठीक है। तो जो सिटीज NCAP प्रोग्राम में कवर्ड हैं, 2 सिटीज दैट आर कवर्ड अंडर NCAP प्रोग्राम, उसमें हम पर्टिकुलर मैटर की कॉन्सेंट्रेशन को 40% से रिड्यूस करेंगे। अब आप कहोगे कि 40% ऑफ व्हाट? तो 40% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द ईयर 2017। तो बेस ईयर 2017 है। कब तक अचीव करना है इसको? 2026 तक। और पहले क्या टारगेट था? न्यू टारगेट अगर सेट किया, पुराना टारगेट क्या था कि 2024 तक हमें 20 से 30% रिडक्शन करनी थी। कर नहीं पा रहे तो जो फिनिशिंग लाइन है उसको आगे खींच दिया, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वॉज इन न्यूज, ठीक है। अब इसके बारे में की प्रोविजंस जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो रिवाइज कर लेते हैं। ये NCAP जो है, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ था, राइट। ये एक प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बताता है जिससे कि हम प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। बेसिकली एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करना है वो कॉम्प्रिहेंसिवली बताता है। इसकी जो नोडल एजेंसी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, सेंट्रल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये मैंने इन्हीं की वेबसाइट से, ठीक है, वेबसाइट से उठा के ये स्निपेट भी डाला हुआ है, सो दैट यू नो दिस। बट ये याद रखना दैट देयर आर मल्टीपल एजेंसीज जो इसकी इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी इज इन्वॉल्व टू इंप्लीमेंट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। बट एज फार एज मोटर व्हीकल्स एक्ट इज कंसर्न्ड, कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर जो मिनिस्ट्री को उत्तरदायित्व दिया गया है एयर पोल्यूशन घटाने का, सिर्फ उतने दायरे में वो इसको इस्तेमाल करेगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी ये पावर्स यूज करके इट्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इसी के साथ साथ इन्होंने इस इंप्लीमेंटेशन के लिए एक पोर्टल बनाया है दैट इज नोन एज प्राण, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, ठीक है। ये क्या करेगा? NCAP कितना ज्यादा अचीव हो रहा है, कितना टारगेट हमने अचीव कर लिया, कितना रहता है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए है। और प्राण एक पोर्टल है, तो इसको किसने बनाया? इसको बनाया नॉलेज लेंस, ठीक है। ये एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है, बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस देती है। नॉलेज लेंस ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट किया, कोलैबोरेट किया, ठीक है, अलॉन्ग विद अनदर एंटिटी नोन एज गिज। ये जर्मन एंटिटी है, अगेन B2B सॉल्यूशंस वाली। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी यहां पे अपना रोल प्ले किया टू बेसिकली डिसाइड कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो NCAP और प्राण के बारे में आपको पता लग गया है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे NCAP से जुड़ी हुई दे देता हूं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लॉन्च किया अंडर NCAP। इसमें 131 सिटीज, क्या होगा इसका? दे विल बी रैंक्ड, इनकी रैंकिंग होगी, ठीक है। इन सिटीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, ठीक है। 3 लाख से कम, 3 से 7 लाख के बीच में, और फिर 7 लाख से ऊपर। इस तरह से ये डिविजन्स कर रखी हैं। सिर्फ ये पता हो कि पॉपुलेशन के आधार पर इसकी डिवीजन हो रखी है। तो इनको क्या करना है कि इनको सिटी एक्शन प्लान्स दे रखे हैं टू अचीव देयर टारगेट्स, ठीक है। ये NCAP फ्रेमवर्क के अंडर ये टारगेट्स दिए गए हैं, राइट। तो कौन कितना अचीव कर पा रहा है उसके बेसिस पे रैंकिंग होगी, राइट। तो इसमें करना क्या है कि इन सारे सिटीज को एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है कि हमें क्या लगता है कि हमने कितने टारगेट अचीव कर दिए हैं, राइट। इस असेसमेंट रिपोर्ट को एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएट करेगी और उसके बेसिस पे टॉप 3 जो सिटीज निकलते हैं उनको कैश अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो सिटीज को इंसेंटिव मिलेगा बाय द गवर्नमेंट फॉर इंप्रूविंग देयर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, राइट। सो दिस इज अबाउट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, राइट। तो ये भी आपको पता रहे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने दिल्ली और उसके आसपास के सिटीज़ में कोल के इस्तेमाल के ऊपर बैन इम्पोज किया। ठीक है, अब जहां पर जिन एरियाज में पाइप्ड नेचुरल गैस की फैसिलिटी है वहां पर बैन अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया गया था, और जहां पर यह फैसिलिटी नहीं है वहां पर थोड़ा समय दिया गया और कहा कि जनवरी 2023 से ये बैन लागू हो जाएगा। राइट, लेकिन इसमें कैच ये है कि वो पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट्स जो लो सल्फर कोल का इस्तेमाल करते हैं उनको इस बैन से एग्जेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे मुद्दा क्या है, किस चीज को पर्टिकुलरली एड्रेस किया जा रहा है कि बेसिकली SO2 की एमिशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तभी कोल को अदरवाइज बैन किया जा रहा है। बट अगर कोल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर इज लेस तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, अब बैन किसने इंपोज किया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर इसकी प्रोविजन दे रखी है और इसको पावर्स मिलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसका एक चेयरपर्सन होता है। ठीक है, ये चेयरपर्सन के पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, या फिर 25 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर IAS ऑफिसर कोई है तो 25 साल की सीनियरिटी के बाद वो इस कमीशन का चेयरपर्सन बन सकता है। इसके फंक्शन है कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता रहे, प्लान्स बनाए जिससे कि NCR रीजन के आसपास जो है वो पोल्यूशन कम की जा सके, और इसी के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करता रहे जिससे कि एयर पोल्यूशन के फील्ड में हम इनोवेशन करके सस्टेनेबली इसको डील कर सकें। और यहां पर अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करने की जरूरत पड़ती है तो इवन दैट शुड बी डन। फॉर एग्जांपल आइसर इंस्टीट्यूट्स के साथ ये टाई अप कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कमीशन। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपके सामने आ सकता है दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करिए दैट इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड थ्रू ऑर्डिनेंस। क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि देखो, जब सेटअप हुई थी ये तो ऑर्डिनेंस के जरिए ही हुई थी। व्हेन इट वाज सेटअप तो ऑर्डिनेंस के जरिए हुई थी, लेकिन ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट के एक्ट ने इसको अप्रूवल दे दिया था। सो इट इज एक्चुअली स्टैट्यूटरी बॉडी, बट ओरिजिनली इट वाज सेटअप बाय ऑर्डिनेंस। तो पहली स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएगी क्योंकि इट इज नॉट अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकेंडली, इट सेज दैट इट फंक्शंस अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कैन नॉट इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ कमीशन, कि अगर कमीशन ने कुछ डिसाइड किया है, राइट, कुछ पेनल्टी देने का डिसाइड किया है, बैन इंपोज करने का डिसाइड किया है, तो इसके डिसीजन की अपील हम NGT के पास नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये कमीशन का काम है कि अपने पूरे दांत कस के रखे, ठीक है, टीथ दिखाए, क्लॉज दिखाए टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन सो दैट एयर पोल्यूशन को रेगुलेट किया जा सके। ये गलत है। अगर इसका कोई डिसीजन या डायरेक्शन आती है उसके अगेंस्ट NGT में अपील की जा सकती है। तो ये एक एडिशनल फैक्ट आपको यहां पे बता दिए। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी करेक्ट है, तीसरी भी गलत है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 2 ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। वाटर रिलेटेड पोल्यूशन से जो टॉप करंट अफेयर्स रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक हुई थी कि यूनाइटेड नेशंस का वाटर समिट हुआ था ऑन ग्राउंड वाटर 2022 में। ठीक है, आई रिमेंबर जब मेंस का मैंने दिया था पेपर तो इनकी जो थीम थी मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, राइट, तो दिस वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थीम। तो इस पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रिपेयर करना था, राइट, बट यहाँ पे हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर समिट। ठीक है, तो पेरिस में ये समिट हुआ था। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस चलो व्हाटएवर इट इज। ठीक है, फ्रांस में ये कंडक्ट हुआ था। इस समिट को ऑर्गेनाइज करने में 3 बॉडीज का हाथ था, UN वाटर, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेंटर यूनेस्को का ही पार्ट है। ठीक है, सो UN वाटर ये एक यूनाइटेड नेशंस की कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है बेसिकली। ठीक है, UN वाटर इज एन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, राइट, फॉर ऑल फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड मैटर्स। और जो इग्राक है, इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर, ये यूनेस्को का सेंटर है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है एंड नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। ठीक है, इसकी जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है दैट इज इन रीजनल एंड ट्रांस बाउंड्री लेवल असेसमेंट ऑफ
ग्राउंड वाटर सोर्सेज की मॉनिटरिंग, ठीक है, रीजन में ट्रांस बाउंड्री लेवल पर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है उसको मॉनिटर करता है। और इसका जो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है दैट इज ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, GGIS। इससे पूरी दुनिया में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है, क्या वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्या वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली रिचार्ज नहीं हो पा रहे, क्या एक जगह से ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज्यादा कम होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन सारी इस सिस्टम से मिल जाती है। एंड ये इग्राक का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसका एम, ठीक है, ये जो समिट था इसका एम क्या है कि ग्राउंड वाटर को लेके अवेयरनेस जनरेट करना चाहता है एट द इंटरनेशनल लेवल। और UN वाटर ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो इस समिट के जरिए ये कैंपेन को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है, ये कैंपेन बेसिकली अंत हो रहा है इसका, ठीक है, कि सक्सेसफुली ये कैंपेन कर लिया गया, हमने अवेयरनेस जनरेट कर दी, तो अब इस समिट के जरिए इसको कंक्लूजन दी जा रही है। एक और चीज है, एक रिपोर्ट है UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो डाटा दिया जाता है उसको ये पर्टिकुलर समिट आधार बनाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज SDG 6 वाटर एंड सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो SDG 6 ग्लोबल एक्सेलरेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है। इन दो चीजों को ये यूज करता है टू प्लान इट्स एक्शंस फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ठीक है। एंड दीज आर सर्टन की हाइलाइट्स ऑफ वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट के ये कुछ की हाइलाइट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज की हाइलाइट्स, कि इसमें वाटर यूज जो है ग्राउंड वाटर पर्टिकुलरली 1% से हर साल बढ़ता रहेगा ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, राइट। सेकेंडली, ओवरऑल डिपेंडेंस जो हमारी ग्राउंड वाटर पे है, राइट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज विच इज वेरी नेचुरल, क्योंकि सरफेस वाटर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा घटता जा रहा है। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर जो इसका हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो विड्रॉल है यूनाइटेड स्टेट्स और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज और चाइना में स्टेबलाइज हो गया है, जिसका मतलब है कि जितना ग्राउंड वाटर विड्रॉ किया जा रहा है उसको रिचार्ज भी वो हो पा रहा है। एशिया एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बनाता है जिससे कि हम फ्रेश ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, देन यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। एंड सेक्टर वाइज ग्राउंड वाटर की यूजेज की बात करें तो 69% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है, 22% डोमेस्टिक यूज के लिए और 9% इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, राइट। समरी एक है। इसके बाद एक वाटर कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। व्हाट इज दिस वाटर कन्वेंशन, दिस इज सर्टेन सेपरेट थिंग। 2022 में, ठीक है, एक बेसिकली ये 2022 ना इस वाटर कन्वेंशन की 30th एनिवर्सरी थी। ये वाटर कन्वेंशन इज ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ठीक है। इसकी एक वाटर कन्वेंशन हुई थी, इसको हेलेंस्की कन्वेंशन भी कहा जाता है क्योंकि 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था, राइट। सो इट इज एन इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट और इट इज अ प्लेटफॉर्म जो इंश्योर करता है कि ट्रांस बाउंड्री लेवल पर जो वाटर रिसोर्सेज की मूवमेंट है वो सस्टेनेबल तरीके से होती रहे, ठीक है। ये इसका एम है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो वाटर की है वो सस्टेनेबल तरीके से होती रहे। अब इसी कन्वेंशन के अंडर क्या हुआ कि एक वर्ल्ड वाटर फोरम भी होता है। तो इस वर्ल्ड वाटर फोरम के अंडर पहली बार एक ट्रांस बाउंड्री पेविलियन का ऑर्गेनाइज किया गया। ये कहां पे हुआ था, डकार में, जो कि है सेनेगल। सेनेगल इज इन अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में, शोल्डर ऑफ अफ्रीका के पास है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एवर ट्रांस बाउंड्री पेविलियन इस वाटर फोरम के अंडर हुआ और ये वाटर फोरम वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इवेंट है ऑन द वाटर, राइट। हर 3 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है। 1997 से ये अपने अस्तित्व में आया हुआ है और वर्ल्ड वाटर काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो ट्रांस बाउंड्री वाटर मूवमेंट से रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने है, ठीक है। एक है वाटर कन्वेंशन जिसको 30 साल हो गए क्योंकि 92 में इसको अडॉप्ट किया गया था, एंड द अदर वन इज वर्ल्ड वाटर फोरम जिसने की पहली बार ट्रांस बाउंड्री पेविलियन का एक तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और ये हुआ कहां पे, ये डकार सेनेगल में हुआ था। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम, दिस रिलेट्स विद डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट को रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने और इसकी जो असेसमेंट है दैट वाज कैरिड आउट बाय डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के भी जो ग्राउंड वाटर बोर्ड्स एस्टैब्लिश हो रखे हैं उन्होंने डाटा को असेस किया और एक रिपोर्ट बनी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज कर दिया,
ठीक है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर और पूरी दुनिया का 1/4 ग्राउंड वाटर की जो कंजम्पशन है दैट इज बाय इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया यूज कर रहा है। एनुअल लेवल पर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है इट हैज इंक्रीज्ड, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब है कि हम देखो पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग यूजेज के लिए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक यूज एक्सेट्रा। तो जब बारिश होती है तो पानी सीप इन करता है धरती के नीचे, तो दैट इज कॉल्ड रिचार्ज। तो रिचार्ज इज इंक्रीजिंग, यानी कि हमारे जो रिचार्ज है, हमारी कंजम्पशन, रिचार्ज इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें भी रेनफॉल जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 61% ऑफ दिस रिचार्ज। बाकी नदियों के बहाव से और दूसरा आर्टिफिशियली भी रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो रेनफॉल जो है ये 61% इस रिचार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्नोफॉल वगैरह से भी होता है, स्नोफॉल से बर्फ आती है, फिर वो पिघलती है, स्ट्रीम बनती है, ग्राउंड के अंदर जाती है, रिचार्ज हो जाता है, राइट। सो द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इसमें डिक्लाइन आया है। स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का मतलब है द प्रोपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन अगेंस्ट द रिचार्ज। ठीक है, इसमें डिक्लाइन आया है, यानी कि जितना रिचार्ज हो रहा है और जितना हम उस रिचार्ज का वो प्रोपोर्शन जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये भी पॉजिटिव साइन है। ठीक है, कि लेट्स से ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी रिचार्ज हो रही है। ठीक है, तो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि इस एक बाल्टी का वो प्रोपोर्शन जो हम यूटिलाइज करेंगे। तो क्योंकि ये प्रोपोर्शन डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब द वाटर अवेलेबल फॉर द रिचार्ज इज मोर, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज अ गुड साइन। ठीक है, इसमें इस रिपोर्ट में कुछ की प्रोविजंस बताई गई हैं, जैसे कि 87% जो ग्राउंड वाटर है इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, वही जो वर्ल्ड का स्टेटस है, हमारे इंडिया का भी वही स्टेटस है। अब इरिगेशन जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं उसमें ज्यादा होगी, सो कॉन्सिक्वेंटली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एक्सेट्रा, ये स्टेट्स में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। राजस्थान को देख के हैरान मत होना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस वाटर वैसे ही इतना कम है, तो इस वजह से ये भी ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कुछ जगहों पे ग्राउंड वाटर थोड़ा बहुत है यहाँ पे, तो दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, राइट। 67% ग्राउंड वाटर यूनिट्स को कहा गया है कि ये सेफ हैं। ठीक है, और जो ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स हैं उसमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, जो हमारे टोटल ग्राउंड वाटर हैं उसमें 67% ग्राउंड वाटर यूनिट्स जो हैं सेफ हैं। सेफ कैटेगरी का मतलब है कि जो रिचार्ज है, ठीक है, लेट्स से ये बाल्टी है, ये रिचार्ज है, इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर आप 70% वाटर यूज कर लेते हो, ठीक है, 30% रिचार्ज हो पा रहा है, या बेसिकली 60% से कम, ठीक है, नॉट 70%, 60% से कम, दैट इज सेफ, राइट। ओवर एक्सप्लॉइटेड है कि जितना ये बाल्टी से ज्यादा हमारी यूजेज हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी एक टब है, ये ग्राउंड वाटर है, ठीक है, इसको हम यूज करते जा रहे हैं और हर साल एक बाल्टी इसमें ऐड होती जा रही है। अब जितनी बाल्टी ऐड हो रही है उससे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी ये टब खाली हो सकता है, तो दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेड, राइट। 4% जो है वो क्रिटिकल हैं, यानी कि 90 to 100% ऑफ दिस बाल्टी वी आर यूजिंग। ठीक है, कि 90 to 100% ऑफ दिस बाल्टी वी आर यूजिंग, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट रिचार्ज वो हो नहीं पा रहा, तो जो उसका लेवल था वो उतना ही है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हो सकता है ये बढ़ के इसको भी खत्म कर दे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। सेफ में बेसिकली क्या है कि देखो ग्राउंड वाटर में ये टब ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर का एक सेट लेवल है। बाल्टी का अगर आप 60% से कम यूज करते हो तो 30% बाल्टी बच गई जो इस टब के अंदर भरती जाएगी, तो ग्राउंड वाटर फिर भी रिचार्ज होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज सेफ। जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है उसमें क्या है कि टब एग्जिस्ट करता है, बाल्टी पूरी की पूरी या उससे ज्यादा आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो यानी कि रिचार्ज तो हो नहीं रहा, उल्टा जो टब है वो भी धीरे धीरे खाली हो रहा है। दिस इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। क्रिटिकल वो हैं जिसमें टब है, बाल्टी का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन इस तक पहुंच रहा है, तो अगर आपकी यूजेज को आपने रैशनलाइज ना किया तो हो सकता है बाल्टी पूरी की पूरी आप खत्म कर दोगे, दैट इज रिचार्जेबल वाटर, और फिर इस टब में से भी खाली करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आपको बताया। सो दिस इज द स्टेटस दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। क्वेश्चन ऐसा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएन समिट ऑफ ऑन ग्राउंड वाटर 2022। पहली स्टेटमेंट कह रही कि इट वाज हेल्ड इन ब्राजील, तो ये गलत है, पेरिस फ्रांस में हुआ था ये। ठीक है, हर चीज रियो द जेनेरियो में नहीं होगी।
It uses UN World Water Development Report released by UNEP as baseline for its actions. ये स्टेटमेंट भी गलत है. ये जो रिपोर्ट है ये यूनेस्को रिलीज करती है. ठीक, दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूनेस्को. इसको नोट कर लेना. ठीक है, तो ये ट्विस्ट है, तो इसके जरिए भी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में इतना ही. बहुत जल्द आपसे अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे. सो टिल देन अपना मोमेंटम बनाए रखना, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना, एंड माई बेस्ट विशेस फॉर अ बिग सक्सेस इन योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम. और 2024 वाले बच्चों, आप अपना मोमेंटम बना के रखना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. एंड अगर आपको कोचिंग की जरूरत है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी IQs प्रोग्राम विच आर वेरी गुड प्रोग्राम्स और बहुत अच्छे से तरीके से कंपाइल किए गए हैं, जहाँ पे इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी. ठीक है, एक वेल क्यूरेटेड मैनर में, स्ट्रैटेजिक मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सारे टॉपिक, सारे सिलेबस के पार्ट्स कंप्लीट करवाए जाएंगे. मेंटोर्स दिए जाएंगे जो कि आपको गाइड करेंगे. ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई में कई बार ये दिक्कत आती है कि वी फील दैट वी आर अलोन. नो, यू आर नॉट. आवर मेंटोर्स विल बी देयर. कभी भी प्रॉब्लम आए स्ट्रैटेजी को लेके, बुक्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, यू कैन कॉल योर मेंटोर. ठीक है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट आपके आंसर्स पे जब फीडबैक मिलेगा तो यू विल एक्चुअली नो कि आप आज कहाँ स्टैंड करते हैं और आपने कहाँ जाना है. राइट, सेम थिंग विद द रिवीजन टेस्ट जो वीकली होते रहेंगे. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के. बुक्स भी आपको दी जाएंगी, रियली गुड बुक्स, वेल कंपाइल्ड, वेल रिटन. राइट, तो स्टैंडर्ड बुक्स की तरह भी आप उसको फॉलो कर सकते हो क्योंकि बहुत से बुक्स की अच्छी चीज़ों को इन बुक्स में कंपाइल किया गया है. सो इसमें भी काफ़ी फायदा होगा, टाइम भी बचेगा. रादर देन रनिंग बिहाइंड डिफरेंट सोर्सेज, आप इन बुक्स को अपना स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, तो काफ़ी फायदा है हमारे कोर्सेज का, P2I कोर्सेज का. राइट, सो डू चेक देम आउट. डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं और एनरोल करते टाइम यूज द कोड CS Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. दैट्स ऑल फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.